बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। सबसे पहले मैं फवाद भाई का शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने अपने कीमती औकात में से वक्त निकाला। आज का जो हमारा सेशन है HR फॉर नॉन HR मैनेजर्स, और इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो HR के अलावा प्रोफेशनल्स किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको हम HR के जो कोर फंक्शंस हैं, जिसमें सिर्फ कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट वाला मामला थोड़ा सा हम एलिमिनेट करेंगे, उसके अलावा सक्सेशन प्लानिंग, परफॉर्मेंस डेवलपमेंट और टीम डेवलपमेंट, ये सारे कोर कॉन्सेप्ट्स को इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारी खुशकिस्मती है और हम एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हैं फवाद भाई का कि उन्होंने आज के इस ज़बरदस्त सेशन के लिए वक्त निकाला। फवाद, ओवर टू यू। Thank you very much, Munir, for a brief introduction. Let me, thanks to Chezab as well. मैंने अभी compliment भी किया कि during this COVID, Chezab ने अपने learning activity को जो है वो बिल्कुल जो है वो reduce होने नहीं दिया। आप लोगों ने full leverage किया इसको, इस platform को, इस Zoom option को, online trainings को fully leverage करते हुए different topics आपने ऑन एंड ऑफ आपकी ट्रेनिंग्स होती रही है। और इसके अलावा मैं बता रहा था कि कोविड ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें दी कि हमने विद इन 7-6 मंथ्स ह्यूज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए। एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से जो कंसल्टेंट कंपनीज हैं, ट्रेनिंग कंपनीज हैं, ग्लोबली लोकली डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर नॉलेज शेयरिंग की। और डेफिनेटली जो लोग यहाँ पे सैटरडे वाले दिन बैठे हुए हैं और ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, मस्ट कमेंडेबल इनके लिए भी है कि ये लोग जो है वो आज के दिन, सैटरडे के दिन और 6 बजे ये ट्रेनिंग अटेंड करें। थैंक यू वेरी मच। सो आई विल स्टार्ट, आई विल शेयर द ट्रेनिंग मॉड्यूल विद यू। यार, आई एम अनेबल टू शेयर द स्क्रीन, कैन यू प्लीज? फवाद भाई, you can share your screen now. Thank you, thank you. Assalamu alaikum. Just to give you my brief introduction, my name is Fawad Ahmed Khan, and today's topic is about HR for non-HR managers. So those people who are not, directly dealing with the HR department, just to give them a brief and broad idea about the what are the HR processes, HR function processes. So we'll go to the next slide. This is about the introduction of my introduction. So my name is Fawad Ahmed Khan. I'm currently working as Executive Director HR Consulting. Since last 5 years, I am working with Accelerate Private Limited. Just to give you a brief introduction of what is Accelerate Private Limited. Accelerate Private Limited is an HR and management consultancy firm which is being working in locally and internationally since 2010. Almost 10 साल हो गए हैं ऑर्गेनाइजेशन को बने हुए, और इस पीरियड में इस कंपनी ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं लोकली एंड इंटरनेशनली। मैं उनकी डिटेल्स अभी आपके साथ शेयर करूंगा। सो दिस इज अबाउट माय इंट्रोडक्शन। सो आई स्टार्टेड माय कैरियर विद, तो यहाँ पे येलो कलर का एक लोगो नजर आ रहा होगा, KESC। तो कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन से आई स्टार्टेड माय कैरियर। I was involved in many HR functions, which includes performance management system, payroll management, HR services, HR operations, and other बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जिसमें मैंने के इलेक्ट्रिक के अंदर काफी वास्ट लर्निंग गेन की इन माय टेन्योर विद कराची इलेक्ट्रिक। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी बिल्कुल सर, क्लियर आवाज आ रही है आपकी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी फवाद साहब, आपकी आवाज क्लियर है। So I was talking about my introduction. So I did my masters and then MPhil from Hamdard University. Somehow I also got admission in PhD to go due to my busy schedule with the consulting assignments you can see on my screens with different industries.
I want to be able to continue my PhD. Inshallah, ज़रूर मैं उसको pursue करूँगा. So I started my career with K Electric, which is now Karachi Electric Supply Corporation, which is now KE. मुनीर, ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, कैन यू प्लीज इनको कैटर कोड कर सकते हैं? आई थिंक इस MCR है जो प्रॉब्लम हो रही है इनको सुनने में. CR, कैन यू हियर अस? अच्छा, let's continue. So I started my career with Karachi Electric Supply Corporation, now K Electric. तो वहाँ पे I spent almost 11 years in HR department. I was looking after the payroll management, compensation of non-management staff, and performance management of the non-management, around 11,000 employees. तो वहाँ पे जो मेरे career रहा उसमें I got an opportunity to learn a lot of things. I was a part of CBA negotiation team. One of the biggest हमने charter of demand जो है वो approve किया था in 2009 and 10. जो हमारी यूनियंस में से CBA elect हुई थी तो उसके साथ एक हमने बहुत बड़ा assign किया था negotiation की. And then just to ये कुछ मुझे प्लीज there is a distortion. I need to आप इस मीटिंग के होस्ट हैं तो मेरे पास I'm trying to disable that option. No, I have disabled that option. So then in 2014 I moved to Accelerate Private Limited. So in Accelerate Private Limited I was involved in the PTCL ट्रेनिंग. IOBM के साथ हमारे ट्रेनिंग्स चलते हैं, कुछ असाइनमेंट्स वो हम लोग कर रहे हैं. IBP का सैलरी सर्वे हमने कंडक्ट किया. फेस्को एंड NPGCL, वन ऑफ द टू लार्जेस्ट पाकिस्तान की यूटिलिटी इंडस्ट्रीज हैं, यूटिलिटी इंडस्ट्रीज हैं जिनका हमने ड्यू डिलिजेंस किया था इन कोलैबोरेशन विद UBL. नेशनल सेविंग्स का हमने प्रोजेक्ट किया. करंटली अभी हम लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट के साथ उसकी ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग और उनकी जॉब इवैल्यूएशन, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन, उनकी कॉम्पनसेशन के ऊपर काम कर रहे हैं. पोर्ट कासिम और बेनजीर इनकम सपोर्ट, ये दो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे अभी गोइंग ऑन है. लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड. ये मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी रखी है आप लोगों के लिए. अगर आप एक पेपर और एक पेन लेते हैं तो इट्स अ स्मॉल एक्टिविटी. आई वुड लाइक कि आप ये जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, इन डॉट्स को आपने मिलाना है 4 स्ट्रेट लाइंस के साथ. आपने इसको मिलाना है. तो प्लीज मैं आई गिव यू 1 मिनट. ये एक छोटी सी एक्टिविटी करें आप, और जो स्क्रीन पे मुझे प्लीज रिजल्ट भी शो कर दीजिएगा. 4 स्ट्रेट लाइंस के साथ इन तमाम डॉट्स को आपने कनेक्ट करना है. नहीं निशान नहीं, ऐसे नहीं होगा. 4 स्ट्रेट लाइंस के साथ आपने मिलाना है. गुड. थोड़ा करीब है यूसुफ मुनीर, थोड़ा करीब है. किसी और ने की है एक्टिविटी? एनीवन कैन? मैंने की हुई है ये एक्टिविटी. जी जी, ग्रेट. जब भी आपको मैंने देख लिया कि आपने बना दिया सही से. फवाद, सॉरी मैं इसको गेट नहीं कर सकता, मुझे दोबारा बताइएगा प्लीज. जी नईम साहब, ये आपके सामने स्क्रीन पे ये नजर आ रहे हैं आपको डॉट्स. इन डॉट्स को आपने 4 स्ट्रेट लाइन के साथ मिलाना है. तमाम डॉट्स मिल जाए. 4 तक तो नहीं जा रहा. हाँ बस यार. गुड ट्राई. अनदर ट्राई करो. लेट्स वन मोर ट्राई. 4 स्ट्रेट लाइन. आपने पेन नहीं उठाना है.
कोशिश करनी है क्या आप बहुत अच्छा zigzag बनाया है आपने हुमैरा, गुड। चलें मैं आपको दिखाता हूँ। देखें बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू showing that Is that right? no Fasiya isn't right. You have see how many dots you have, 9 dots जो आप कनेक्ट कर रही हैं वो सारे नहीं मिल रहे। तो इस एक्टिविटी का पर्पस ये था कि देखें हम जो भी चीज़ है हम स्क्रीन और इमेज को देख के समझ जाते हैं और हम कभी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं करते। इन नेक्स्ट स्लाइड यू विल सी कि हमने जो है इस एक्टिविटी को किस तरह परफॉर्म किया। Did you see the difference? कि हमने अपनी जो एनालिटिकल थिंकिंग है, जो हमारा एनालिटिकल माइंड है, वो एक पैटर्न के साथ मूव करता है हमेशा। तो यहाँ पे जस्ट टू शो यू कि हमें एक बॉक्स नजर आया, तो हमने कहा कोशिश उस बॉक्स के अंदर रहते हुए हम इसका सोल्यूशन क्रिएट कर दें, जो कि ऐसा नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस थिंग। तो हमने एक आउट ऑफ द बॉक्स किया सिचुएशन ली कि हमने थोड़ा सा अपनी जो सेकंड लाइन है उसको हम आउट ऑफ द बॉक्स लेके गए एंड देन वी ड्रैग इट आउट। तो हमने फोर स्ट्रेट लाइंस के थ्रू अपनी इस प्रॉब्लम को जो है वो रिजॉल्व किया। तो इसी तरह मैं बताना चाहता हूँ कि एचआर और लाइन मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है, तो हमारे जो डेली बेसिस के जो प्रोसेसेस हैं, जो फंक्शंस हैं, वो हम उनको बॉक्स के अंदर रहते हुए रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, विच इज आवर रॉन्ग मेथड। We have to think differently. Every situation is different from the previous situation. Every individual is different from the another individual. तो हमें हर इंडिविजुअल को देखते हुए, हर सिचुएशन को देखते हुए जो अपने सॉल्यूशंस होते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएट करना पड़ते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जो है सॉल्व करने पड़ते हैं। किसी एक सिचुएशन में कोई हमने कभी पुराना अपना सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हो तो वो हमेशा काम नहीं आता। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे रिजल्ट्स हैं, जो हमारी जो एक्शन प्लान होते हैं, जो हमारे स्टेप्स होते हैं, वो रैपिडली चेंज होते हैं। तो इस एक्टिविटी का मतलब ये था जस्ट टू लेट यू नो गाइस कि हम कोई भी चीज़ अगर हम एंड रिजल्ट देखें कि हम क्या एंड रिजल्ट चाहते हैं उससे, तो हम रिवर्स वर्किंग करें, रिवर्स इंजीनियरिंग करें उस चीज़ की कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, सोसाइटी पे क्या होगा, इंडिविजुअल पे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन पे क्या होगा। क्योंकि वी आर टॉकिंग हियर दी एचआर थिंग्स, तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा थिंकिंग प्रोस्पेक्ट हो विद इन फॉर द फेवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फेवर ऑफ द एम्प्लॉइज। सो why this session, why this program we have arranged today? The objective of this program is to enhance organizational performance through better understanding of HR roles and processes. तो जो हमारे HR के broader roles and processes हैं, हम उसकी एक in depth हम उसकी understanding लें ताकि हम organizational performance को enhance कर सकें। In today's session, we will understand about the people management skills, performance management, training and development, and the last thing is that the coaching and counseling and succession planning process. Every organization is created for a purpose. जो भी organization, जिस organization में आप काम करते हैं, वो create होती हैं for the purpose. अब ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है, लाइक मैं एग्जांपल शेयर करूंगा, जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। टू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सत्तार ईदी फाउंडेशन, छीपा और इस तरह की जो डिफरेंट जो कि एक ह्यूमन फैक्टर के ऊपर काम कर रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है, पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर काम कर रही है, तो उनका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है वो जो हमारी ह्यूमन है, जो हमारे लोग हैं, उनकी सोशल वेलफेयर उनका ऑब्जेक्टिव होता है, विच इज टोटली नॉट फॉर प्रॉफिट। एंड द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट होती है, उसका वो रिटर्न चाहते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है फॉर अ पर्पस, और उस पर्पस को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन विल सेट देयर गोल्स। जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट होते हैं
वो सेट होते हैं थ्रू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्टेक होल्डर्स. सो हियर इज एन एक्टिविटी. थोड़ा सा आप मुझे एक छोटी सी एक्सरसाइज करके बताएंगे, हु आर द की स्टेक होल्डर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस करके बताएं. 1 मिनट की एक्टिविटी दे रहा हूं कि कौन से की स्टेक होल्डर्स होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में. हु आर द की स्टेक होल्डर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. आप अपने पैड पे लिखे. आई विल गिव यू 1 मिनट एक्टिविटी. अच्छा जी, आप लोगों ने ये एक्टिविटी परफॉर्म की? जी की स्टेक होल्डर्स हमने अच्छा जी, प्लीज मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, क्या की स्टेक होल्डर्स आपने आइडेंटिफाई किए? सबसे पहले तो जो इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर है, या जो भी इन्वेस्टर है, ओनर है. गुड गुड गुड. सेकंड, जो उस कंपनी में जो एम्प्लॉय है वो होना वेरी चाहिए. गुड वेरी गुड. थर्ड, उसका जो कस्टमर है वो होना चाहिए, जो भी क्लाइंट है या कस्टमर है. अच्छा, एनीवन एल्स? जिशान, आपने कुछ किया? Exactly same. Very good. Employees, customers, उसकी मैनेजमेंट, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो ये दीज आर आवर यू नो. इस चीज में एक चीज मैं ऐड करूंगा, उसके व्यूअर्स जो हैं, जो देखने वाले हैं, जो कि अभी तक कस्टमर नहीं है, वो भी उसके जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं. डेफिनेटली वो प्रोडक्ट उसकी या कोई भी चीज फैसिलिटी उसकी अवेल नहीं करने, बट दे आर देयर कस्टमर्स. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज जब डेवलप हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाती है, तो डेफिनेटली पूरी सोसाइटी उसका जो है वो कस्टमर होती है कि किस उसका स्टेक होल्डर होती है. कुछ ऐसे हम CSR एक्टिविटीज करते हैं, तो वो भी जो लोग हैं जो जिनके लिए वो एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं. बट जो मेजर हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं वो ये 3 और 4 होते हैं, और डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन कि वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी कस्टमर उसके जो है स्टेक होल्डर्स क्या हैं. बट मेजर स्टेक होल्डर्स आर एम्प्लॉइज, कस्टमर्स एंड देन योर शेयर होल्डर्स डेफिनेटली. तो अगेन मैंने भी वही आपकी तरह सोच के यही 3 चीजें लिखी हुई थी कि शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज. फिर इनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, जिनकी बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने ईयरली ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स सेट करती है, ताकि वो एवरी ईयर या एवरी जो भी उनका प्रोसेस है वो चेक कर सकें कि हम कितनी एक्सपेक्टेशंस जो है, जिस तरह हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो एम्प्लॉइज की जो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करती है फ्रॉम द एम्प्लॉइज, उसके लिए एक सिस्टम होता है और जो इवेलुएट करता है. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन इवेलुएट करती हैं कि हम कितना स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को जो है वो पूरा कर रहे हैं. तो शेयर होल्डर्स की डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट की होती है शेयर होल्डर्स ने, उसका वो देखते हैं कि हमें बेहतर रिटर्न मिले. इक्विटी, जो भी हमारी इक्विटी इन प्लेस है वो इक्विटी एनहांसमेंट हो. विज़ावी जो कस्टमर्स होते हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशंस आर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स उनको दी जाए, सर्विस क्वालिटी जो है वो प्रोडक्ट की वो बेहतर हो from the organization. Can you please give me a सॉरी, मुझे कोई पार्टिसिपेंट्स की कॉल थी कि वो लिंक क्या है, तो लिंक तो ऑलरेडी वही है पुराना वाला. तो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को चाहिए होती है, सर्विस क्वालिटी अच्छी चाहिए होती है, एंड क्विक रिस्पांस. एंड द फोर्थ थिंग इज दैट वैल्यू फॉर मनी. व्हाट इज वैल्यू फॉर मनी? कैन एनीबॉडी टेल मी? वैल्यू फॉर मनी का मतलब, वैल्यू फॉर मनी इज अ थिंग जो आप पे कर रहे हैं उसके अगेंस्ट व्हाट यू आर रिसीविंग. ठीक है, तो मिनिमम यू मीन टू से कि मिनिमम प्राइस में जो है मैक्सिमम मैक्सिमम यूटिलिटी और एक अच्छी प्रोडक्ट जो है वो एग्जैक्टली कस्टमर जो है वो गेट करे. एंड द थर्ड
stakeholders' expectation is from the employees. So what employee wants from the organization is the good compensation, career development and high motivation. Obviously there are a lot of factors, but हम इसको shorten करने के लिए हम जो 3 चीजें हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छा कॉम्पनसेशन दे, एक कैरियर पाथ दे इंडिविजुअल्स को ताकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेन हो सकें, डेवलप हो सकें और ऑनगोइंग जो है वो फ्लोरिश कर सकें विद द ऑर्गेनाइजेशन साइकिल एंड प्लस द हाई मोटिवेशन। इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन जो है ह्यूज मनी इन्वेस्ट कर रही हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह मोटिवेट कर सकें और किस तरह जो है वो इंगेज कर सकें। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर ऑर्गेनाइजेशंस नाउ, जिसके लिए वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है अपनी ऑनगोइंग यूटिलाइज कर रहे हैं, इन प्लेस कर रहे हैं ताकि उनका इंडिविजुअल जो है वो हैप्पी रहे। सो दीज आर द डायनामिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। के ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गई, उसके गोल्स बन गए एंड देन एक्सपेक्टेशन से हमारे गोल्स ड्राइव हो गए। अब यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट कि इन सब चीज़ों के बाद ऑर्गेनाइजेशन की डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करने के बाद एचआर कहाँ पे वैल्यू क्रिएट कर रहा है टुवर्ड्स मीटिंग दी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सो आई एम स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन व्हाट इज मैनेजमेंट। सो फॉर मी मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, efficient, effective and economic use of resources to achieve results. This is the definition of the management. So can you please let me know what kind of resources we are talking about in this definition? Resources. Anyone? Human resources, financial resources. Anything else? Definitely your financial resources, your human resources, your capital, time resources, your exactly your time, your production, everything comes into the resources कि जी आपका infrastructure, आपकी जी capital, time, money, your infrastructure, your IT structure कि आप किस तरह effectively and efficiently इसको utilize करते हैं. This is called the management. And how is it different from the HR management? We'll talk about in the latest in this slide. What is HR management? HR is a comprehensive approach to managing employees and organizations culture and environment. जो HR management का काम है वो comprehensive managing of the individuals working in the organization and maintaining the organization culture. It focuses on the staffing, management and general direction of people who work in an organization. जो HRM management का काम होता है वो towards the जो हमारे किस तरह की resources required है in the organizations, हम talent कहाँ से identify करेंगे, फिर then उस talent की management, उस talent की acquisition, उस talent की retention, उस talent की पूरा उसका life cycle जो है वो with the organization, tenure with the organization, उसकी management and general direction, and then we need to set direction for that individuals which ultimately contributes in the objectives of the organization. जो organization objectives है उसके साथ हम उसकी individual की direction को align करते हैं. So this is the overall HR management concept. Here in this workshop we'll discuss about the broad overview of HR functions. HR functions mainly deal in three core roles, which includes one thing is strategic. Strategic में हम लोग जो HR का रोल है, this is about the organization design कि हमारी organization का design किस तरह होना चाहिए, हमारी organization की जो current hierarchical position है वो किस तरह होनी चाहिए. तो overall broadly जो ये रोल है ये HR का रोल होता है जो कि line management के साथ मिलके हम डिजाइन करते हैं कि जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह. न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेफिनेटली सीनियर मैनेजमेंट डिजाइन करती है कि कौन से फंक्शंस होंगे, उसमें किस तरह के हमें टैलेंट चाहिए. एंड देन द सेकंड स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ एचआर इज लीडरशिप डेवलपमेंट. तो हमारी कंटिन्यूटी रहे लीडर्स की, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है कॉम्प्रिहेंसिव लीडरशिप डेवलपमेंट प्लान बनाती है. एंड द थर्ड थिंग इज सक्सेशन प्लानिंग व्हिच इज आल्सो फॉल इन द strategic thing. हमारी succession planning की होगी for the organization. Engagement and performance, then ongoing individual engagement and performance. And the second role is the tactical role of HR,
which includes compensation and benefits. Workforce planning, definitely everybody is know कि जी हम workforce plan करते हैं कि उसके there are a lot of methods of workforce planning. अब workload analysis करते हैं कि जी हमें कितने लोग चाहिए future jobs को perform करने के लिए. फिर कुछ लोगों का वैकेंट और सैंक्शन स्ट्रेंथ का होता है, विच इज ऑब्सोलीट फंक्शन. अब जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, वो वर्कलोड एनालिसिस करती हैं, टाइम एंड मोशन स्टडीज करती हैं कि हमारे फ्यूचर में अगर हमारी एक्सपेंशन हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की, हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, डिफरेंट एरियाज में मूव कर रहे हैं, तो हमें किस तरह के लोग और किस कॉम्पिटेंसीज और स्किल सेट के लोग चाहिए इन दी ऑर्गेनाइजेशन. देन the third thing is the talent acquisition in technical side, tactical role. And the fourth thing is training and development, ongoing training and development of the employees. And there is a transactional side of the HRM, which involves the HR administration, recruitment, attendance and payroll management. बहुत सारी companies के अंदर HR जो है वो खुद in-house attendance and payroll management को cater for कर रहा है. कुछ जगहों पे जो है उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंस जो है वो पेरोल मैनेजमेंट देखता है. तो दीज आर द ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ एचआर फंक्शन. बट हम अगर आज की ट्रेनिंग में इन सारी चीज़ों पे जाएं तो हार्डली पूरा 8 से 9 घंटे चाहिए में डिटेल में. तो हम यहाँ पे हमने शॉर्टलिस्ट किया है, जैसे कि मुरीन ने बताएगा. इन टुडेज प्रोसेसेस वी विल टॉक अबाउट पीपल मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, काउंसलिंग एंड मेंटरिंग, कोचिंग, एंड द लास्ट थिंग इज सक्सेशन प्लानिंग. तो हम अभी सिर्फ फॉर नॉन जो एचआर प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि हम ये समझते हैं कि ये सारा काम जो है ये एचआर का है. जस्ट टू क्लैरिफाई यू दैट दिस इज नॉट द एचआर वर्क. भाई पीपल मैनेजमेंट कर दिए तो एचआर थोड़ी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे एक अभी मैं यहाँ बात करता हूँ नईम साहब से. नईम साहब, आपके पास कितने आपके अंडर में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में? फवाद भाई, फ्रैंकली इस वक्त मैं जो है जॉब पे नहीं हूँ. कोई मसला नहीं. प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग थे? इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे अंडर में तकरीबन मोर लेस 12 लोग थे. 12 लोगों का ये सब कुछ आप करते थे? उनकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी आप करते थे? देखिए, एचआर का जो रोल है उसको थोड़ा सा हमें यहाँ पे समझना है. एचआर का रोल है इज अ HR business partnering role. We are partner in line management's goal. जो लाइन मैनेजमेंट का गोल है वही HR का गोल है. तो HR ने जो सपोर्ट कर दी है वो आपको एक पॉलिसी, एक फ्रेमवर्क बना के देना है. जो एग्जीक्यूशन का काम है वो टोटली जो है वो लाइन मैनेजमेंट की ज्यूरिसडिक्शन होती है. लेकिन यहाँ पे एक मिथ है इन पाकिस्तान, हम जो भी चीज होती है, जो भी मतलब हमारे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो हम HR की तरफ डाल देते हैं. दिस इज ट्रू. सब बैठे हैं यहाँ पे और सबको पता होगा कि जी ये परफॉर्मेंस आपकी कम हो गई, ये एचआर ने की है. ये ट्रेनिंग पे नहीं भेज रहे, ये एचआर कर रहे हैं. भाई लाइन मैनेजमेंट अगर अपने लोगों की अच्छी तरह इवैल्यूएशन करेगा और उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करेगा, तभी तो वो एचआर को बताएगा कि जी ये जो मेरे पास इंडिविजुअल है इनको किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए. और जो काउंसलिंग एंड कोचिंग है वो अगेन हम बात करते हैं कि जी एचआर, दिस इज अगेन दी लाइन मैनेजमेंट रोल. और जो नॉन एचआर प्रोफेशनल है उनका रोल है हम डे टू डे कहीं ना कहीं किसी कैपेसिटी के अंदर वो अपने लोगों को मेंटर और कोच कर रहे होते हैं किसी भी टर्म्स के अंदर. तो हम आज यहाँ पे इन 5 कोर एरियाज के ऊपर डिस्कस करेंगे. सो आई विल स्टार्ट विद द पीपल मैनेजमेंट. व्हाट इज पीपल मैनेजमेंट? पीपल मैनेजमेंट डिफाइंड एज a set of practices that encompasses the end-to-end processes of talent acquisition, talent optimization. आपने talent ले लिया, acquire कर लिया organization में, then you have to optimize their potential. आपको उनको उनकी full strength के साथ utilize करना है, उनसे अच्छी और बेहतर तरीके में उनसे output लेनी है. And then there is a third thing is talent retention. So this while providing continued support, आपने continue guidance and support के साथ, this is the role of HR and non-HR people. जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंट है उसको अच्छी तरह जो है रिटेन करना और ऑनगोइंग जो उनकी सपोर्ट है उसको डे टू डे बेसिस पे जो है आपने गाइड करना है. So now moving forward to the next slide about the people management strategy. जो भी चीजें हैं, देखें, जो भी चीजें, जो भी प्रोसेस, जो भी स्ट्रेटजी हम डेवलप कर रहे हैं, वी नीड टू थिंक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. वी हैव टू सी ऑर्गेनाइजेशन विजन, मिशन एंड देन गोल्स.
and accordingly we need to define a people management strategy according to our organization objectives. So what includes, once we have see the organization vision and mission, what includes in our people management strategy? It includes recruitment and selection, what kind of talent, what kind of people we need in the organization, how we train them ongoing basis पे ताकि वो leverage कर सकें वो अपना, जिस तरह हमने देखा कि टैलेंट तो ले लिया आपने, लेकिन उस टैलेंट को आपने ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है इन दी leveraging their strengths. And then you have to see what kind of performance management system we need in the organization. हम best practices adopt कर लेते हैं without knowing the dynamics of the organization. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में आप जो है जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं वो जो है चेंज हो रहे हैं. पहले जो है वो ACR सिस्टम था, फिर वो 2 decades बैक जो है वो हमने जैक वेल्च का जो है वो सिस्टम अडॉप्ट कर लिया विच इज़ कॉल्ड बेल कर्व. अब बेल कर्व को भी हम थ्रू आउट कर रहे हैं. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल, लोकल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट कर रही है. इट्स अ डिफरेंट डिबेट. हम किसी दिन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर ज़रूर टॉपिक रखेंगे और हम इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास किस तरह का होना चाहिए, एंड देन what kind of reward management strategy we need in the organization to retain the people, and then there must have a career management plan. जब ये चीजें आपकी अलाइन होंगी, प्रॉपर होंगी, then you ultimately producing result for the organization. वो individuals जो हैं वो results produce कर रही होंगी for the organization success. There are 5, I'm talking about the 5 winning people management skills. Nowadays, every manager, every line manager or every individual should have these 5 competencies to better management of their people, which includes trust building. Trust is one of the biggest factor here. हम जो है लोगों को trust नहीं करते हैं. Unfortunately जो है हम individuals के ऊपर trust नहीं करते हैं. This is one of the, trust is not a demanding thing. एक तो बात ये है कि employee को भी ये सोचना चाहिए, trust is not a demanding thing. ट्रस्ट इज सम काइंड ऑफ अ थिंग कि आप डिलीवर करते हैं और ग्रेजुअली जो है वो ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड होता है. इसकी मैं एग्जांपल इस तरह दूंगा कि आप मैं आई एम नॉट गोइंग सो मच डिटेल. एक एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा कि आपके पास 5 टीम मेंबर्स हैं. तो हर मैनेजर, लाइन मैनेजर को पता होता है कि यार मेरा जो ये ए एम्प्लॉय है, अगर मैं इसको काम दूंगा तो ये वो काम 10 मिनट में करके ले आएगा. रादर देन अगर मैं उन 4 लोगों को दूंगा जो कि वो 2 दिन 3 दिन में करके देंगे मुझे और ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस करके देंगे कि वापस मुझे खुद करना पड़ेगा. तो आप अपनी टीम में आइडेंटिफाई करके रखते हैं कि यार ये जो इंडिविजुअल है, आई नो मेरा इस पर ट्रस्ट है, मेरी इस पे जो है डिपेंडेंसी है, मुझे पता है कि जो मैं मतलब इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मुझसे अलाइन है. तो इंडिविजुअल को भी सोचना चाहिए कि हम ट्रस्ट जो है डिमांड ना करें, हम गेन करें बाय प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. एंड द सेकंड बिगेस्ट थिंग इज एम्पैथी. अब जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है लोगों के अंदर कि हमारी जो है एम्पैथी जो है वो कम होती जा रही है. हम जो है हम दूसरे का पर्सपेक्टिव सुने बगैर जो है जजमेंटल होके जो है हम उसको अपना डिसीजन जो है पास ऑन कर देते हैं. तो वी नीड टू थिंक कि हमारी जो स्किल सेट है उसके अंदर एक एम्पैथी का जो है ना वो एक एलिमेंट ज़रूर, और ये मेजर एलिमेंट है कि कभी भी आपके पास कोई इंडिविजुअल आए तो आप हर चीज़ काम छोड़ के उसकी बात को सुने, समझें कि यार उसकी नीड क्या है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्यों आया है वो मेरे पास, तो हम उसको अच्छी तरह से गाइड कर सकें उसकी प्रॉब्लम. द थर्ड थिंग इज मोटिवेशन मैपिंग. डेफिनेटली ऑन गोइंग बेसिस पे जब आपको अपने लोगों को, अपनी टीम को अच्छी तरह यूटिलाइज करना है तो आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है वो मोटिवेट करते रहते हैं. आप लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आप की जो टीम है आप उसके साथ एक डे प्लान कर सकते हैं मंथली कि यार आप गए और डिनर पे जो है आपने अमेरिकन सिस्टम आपने कंट्रीब्यूट किया और साथ मिलके जो है उनके साथ जो है वो एक डिनर कर लिया. तो आप इससे एक चीज़ ये गेट करेंगे कि आप सेंस ऑफ बिलोंगिंग ऑफ दैट इंडिविजुअल कितनी इंक्रीज होगी विद द ऑर्गेनाइजेशन और आपसे वो कितना लॉयल हो जाएगा. वो जो ट्रस्ट बिल्डिंग की बात है वो आप पे ट्रस्ट करेगा कि यार ये जो है जो ये हमारे सुपरवाइजर हैं, जो ये हमारे मैनेजर हैं, ये हमें इतना एंगेज करते हैं हमारे साथ, हर डिसीजन मेकिंग में हमें इन्वॉल्व करते हैं. आप इन्वॉल्व करें लोगों को अपने साथ, तो आप देखिएगा उनकी जो आपके साथ लॉयलिटी है, जो आपके साथ कनेक्शन है वो डिफरेंट लेवल पे चला जाएगा. अगर आप इस तरह की चीज़ें स्टार्ट करें कि आप उसके ऑफिस में उसको
रादर देन अपने ऑफिस में कॉल करने के बजाय आप उसके ऑफिस में चले जाएं, उसके साथ बैठ जाएं थोड़ी देर, 5 मिनट उसके साथ आप अगर बात कर लें तो यही बहुत होता है लोगों के लिए, और यही डिस्कनेक्ट पैदा करता है। अगर हम ये चीज़ें नहीं करते हैं आजकल के ज़माने में तो ये बहुत डिस्कनेक्ट करती हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर्स के अंदर। द थर्ड थिंग, अप्रिशिएट करें आप लोगों को। अप्रिसिएशन इज वन ऑफ द कोर स्किल। हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं लोगों को, कोई भी अगर अच्छा काम करते हैं हम खुद तो अप्रिसिएशन चाहते हैं कि हमारी सीनियर मैनेजमेंट हमें अप्रिशिएट करे हर चीज़ में, लेकिन जब हमें वो अप्रिशिएट अपने सबऑर्डिनेट्स को करने का टाइम आता है तो हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं, हम बड़ी कंजूसी करते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर किसी इंडिविजुअल ने एक अच्छा काम किया है तो आप उसको अगर ला के अपनी टीम के सामने अप्रिशिएट कर देंगे, यार मिस्टर फवाद, मिस्टर जिशान, आपने ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त काम किया और कीप गोइंग, इस तरह अगर आप उसके साथ उसके हैंड होल्डिंग कर दें, थोड़ा सा उसकी पीठ थपथपा दें, तो बिलीव मी जो उसका कमिटमेंट लेवल होगा ना टुवर्ड्स जॉब वो इंक्रीज हो जाएगा। एक ईमेल अच्छी सी करते हैं उसको, ठीक है। तो ये दिस इज वन ऑफ द कोर स्किल आई मस्ट से, जो 3 है उसमें ये चौथी है, अप्रिशिएट करना सीखें लोगों को, तो लोग आपके साथ कितना जो है वो कमिटेड होकर सब आपके साथ काम करेंगे। एंड द लास्ट थिंग इज नॉलेज सीकिंग। डेफिनेटली एवरी इंडिविजुअल नीड्स यू नो सीनियर हैंड होल्डिंग। तो आप कभी भी जो भी डिसीजन ले रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उनको इन्वॉल्व करें अपने साथ। अपनी जो आपकी नॉलेज है आप वो शेयर करें उनके साथ, उनसे पूछें। हो सकता है जो काम आप कोई इनिशिएटिव अभी ऑर्गेनाइजेशन में ले रहे हैं ऑलरेडी उस इंडिविजुअल ने जो है वो बेहतर वे में जो है वो अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं इम्प्लीमेंट किया हो, तो डेफिनेटली आप नॉलेज शेयर करें, अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस है। हम यहाँ पे जो है ना नॉलेज शेयर नहीं करते हैं एज एन पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तानी एक हमारा माइंड फ्रेम है कि हम गार्डन करते हैं नॉलेज को, और हम सोचते हैं जब यार ये फंस जाएगा ना इस चीज़ में फिर बताऊंगा मैं इसको कि किस तरह करना है। कि प्रैक्टिकली मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे जो लाइन मैनेजमेंट है, जो हमारे सीनियर्स हैं, वो कभी भी आपको काम सिखाते नहीं है, बड़ी मुश्किल से सिखाते हैं एक तो, और जब सिखाते हैं तो वो कंप्लीट ही सिखाते हैं। उनको पता होता है कि यार कुछ इनसिक्योरिटी उनके अंदर फीलिंग्स आ जाती है, इनसिक्योर फील करते हैं अपने आप को। तो दिस इज वन ऑफ द कोर थिंग कि आप नॉलेज जो है वो इंडिविजुअल के साथ शेयर करें और रिफ्लेक्ट करें कि जो अभी आपकी करंट जो है, जो आपकी करंट अभी जो आपकी करंट जो प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर आप इन 5 चीज़ों को, इन 5 कंपोनेंट्स को किस तरह अडॉप्ट कर सकते हैं। The second thing, we'll talk about the performance management system. Just to let you know, this is the image which shows around 83% जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो लोग काम करते हैं, उनके कोई गोल ही नहीं होते, प्रॉपर उनकी कोई गोल ही नहीं होते, और 14% लोग जिनके जो गोल्स होते हैं, जिनके दिमाग में, जैसे मेरा गोल है कोई, वो अगर मेरे दिमाग में है तो मैं जो है वो 10 टाइम सक्सेसफुल होता हूँ उस इंडिविजुअल से जिसका कोई गोल नहीं होता, ठीक है। 10 टाइम सक्सेसफुल होता हूँ। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में 14% लोग होते हैं जिनके गोल जो है वो हेड्स में होते हैं, उनके क्या मुझे ये करना है, ये चीजें करनी है, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। और जो लोग जिनके पास रिटन गोल्स होते हैं वो हार्डली 3% लोग होते हैं इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, और वो सक्सेसफुल होते हैं 30 टाइम सक्सेसफुल होते हैं उससे जिसके पास कोई गोल ही नहीं होता। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की लिंकेज जो है वो गोल से बहुत है, गोल्स एंड सक्सेस ऑफ दैट इंडिविजुअल। अगर आपके पास रिटन डॉक्यूमेंटेड गोल्स होंगे तो आप 30 टाइम सक्सेसफुल होंगे उस इंडिविजुअल से जिसके जो है गोल्स ही नहीं है कोई। तो ये देयर इज अ लिंकेज ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम विद द गोल सेटिंग। जो गोल सेटिंग प्रोसेस होता है, कुछ डिपार्टमेंटल गोल्स होते हैं जो कि टॉप डाउन, यानी कि जो आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं फंक्शन, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए अपने फंक्शनल गोल सेट करते हैं, और वो टॉप डाउन गोल सेटिंग प्रोसेस होता है कि आपके ऊपर से जो है वो कैस्केडेड होते हुए फंक्शनल, डिपार्टमेंटल एंड देन इंडिविजुअल गोल्स सेटिंग होती है। एंड देयर इज अनदर थिंग इज इंडिविजुअल गोल्स, बॉटम अप गोल सेटिंग। इंडिविजुअल सेट गोल्स एंड मैनेजर इंटीग्रेट्स देम विद डिपार्टमेंटल गोल्स, यानी कि जो इंडिविजुअल का ऑर्गेनाइजेशन वो आइडेंटिफाई करते हैं कि जी फॉर दिस ईयर मेरे गोल्स ये होंगे, वो अपने मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और मैनेजर फिर वो उन गोल्स को, उनकी रियलिस्टिक प्रोसेस को देखते हुए वो जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ इंटीग्रेट कर देता है।
तो गोल्स जो है वो एक तो रिटन फॉर्म में ज़रूरी है ताकि एंड ऑफ द ईयर उस इंडिविजुअल को पता हो कि यार उससे एक्सपेक्टेशन क्या थी ऑर्गेनाइजेशन की और ऑर्गेनाइजेशन ने उसको क्या रेट किया अगेंस्ट दोज गोल्स। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आपका एक फेयर गोल मैनेजमेंट सिस्टम हो जिसकी बेसिस पे आप जो है अपने गोल सेट करें। जो ओवरऑल ब्रॉड प्रोसेस है ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम विच इंक्लूड्स परफॉर्मेंस प्लानिंग फेज जिसमें गोल सेटिंग होती है, इंडिविजुअल एंड लाइन मैनेजर और सुपरवाइजर सिट टुगेदर एंड अलाइन देयर गोल्स कि जी आज इस साल के आपके क्या गोल्स हैं। in that process the sharing and agreement phase, एक एग्रीमेंट फेज आता है, आप अलाइन कर लेते हैं इंडिविजुअल के साथ और साइन अप हो जाते हैं स्टार्ट ऑफ द ईयर कि जी आपके ये 6 गोल हैं, इस जॉब के ये 6 गोल्स हैं जो इन्होंने परफॉर्म करने हैं। एंड गोल्स अगेन शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड एंड अटेनेबल। ये एक स्मार्ट का प्रोसेस है कि आपके जो है वो गोल्स जो है वो स्मार्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जी आप उसको गोल दे दें कि जी आपने जो है, मैं एक एग्जांपल शेयर करूंगा कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे सेल्स करना बहुत मुश्किल है फॉर दैट इंडिविजुअल और आप उसको दे देंगे जी आपने जो है 2 मिलियन की सेल करनी है और पास रिकॉर्ड आपका ये कह रहा है कि जी वहाँ पे तो 0.2 मिलियन से ज़्यादा सेल हो ही नहीं सकती है। तो इस तरह के गोल ना दें ताकि वो इंडिविजुअल की जो है वो एंड ऑफ द ईयर उसकी परफॉर्मेंस के लिए उसको इम्पैक्ट करें। जो थर्ड स्टेप होता है वो आपका होता है मिड ईयर रिव्यू। आप ऑन गोइंग बेसिस पे मिड ईयर रिव्यूज करते हैं। अगर कहीं पे इंडिविजुअल के गोल्स अचीव नहीं हो रहे हैं देन आप उस इंडिविजुअल गोल्स को अलाइन करते हैं उसके साथ। एंड देन द फोर्थ थिंग इज गोल रिव्यू एंड रीअलाइनमेंट। रीअलाइनमेंट होती है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिव्यू होता है एंड द लेट एम्प्लॉय डेवलपमेंट। जो लोग लैग कर रहे होते हैं अपने गोल अचीवमेंट में, तो आप उनका एक इंडिविजुअल प्लान बनाते हैं कि जी नेक्स्ट ईयर इनको किस तरह की ट्रेनिंग्स और डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है ताकि ये इन फ्यूचर जो है ये इंडिविजुअल आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव और एफिशिएंट हो जाए। तो दिस इज द ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। मैं इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करूंगा मुनीर से कि आप कोई एक प्रोग्राम रखें जिसमें हम डिटेल में जो है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे बात करें। दिस इज वन ऑफ द हॉट टॉपिक नाउअडेज। नाउ कम टू द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पार्ट। व्हाई लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैटर्स। लर्निंग एंड डेवलपमेंट क्यों मैटर करती है? लर्निंग एंड डेवलपमेंट इसलिए मैटर करती है कि और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट्स पीपल। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने लोगों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, डेवलप नहीं करेंगे, ट्रेन नहीं करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, फ्लोरिश नहीं करेगी और न्यू आइडियाज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आएंगे। आप भी एक स्टेगनेंट ग्रोथ के साथ ऑपरेट करेंगे। तो ये एक जो कल्चर है हमारा कि एम्प्लॉयज को अगर हम डेवलप करें और वो फिर हमें छोड़ के चला जाए तो हमें इस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। हमें लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब ये जो है टुडेज डिमांड है हमारी वर्कफोर्स की कि अगर आपने हमें हायर कर लिया है तो आप ऑन गोइंग बेसिस पे आप हमें, क्योंकि सब फास्ट मूविंग वर्ल्ड, इतनी डायनामिक चेंजेस हो रही हैं। अभी कोविड ने इतनी डिजिटलाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में कर दी है, तो वी नीड ऑन गोइंग ट्रेनिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑन इंडिविजुअल्स। What is training? For me, action of teaching an individual a particular skill or type of behavior through verbal and written or other methods of demonstration to improve performance in their current roles. Training क्या है कि आप एक particular skill और behavior जो है आप उनको आप दे रहे हैं इंडिविजुअल को ताकि वो अपने behavior को improve कर सकें with their current role. And how is it training is different from learning? लर्निंग इज बिल्डिंग कैपेबिलिटी, यानी कि बिल्डिंग कैपेबिलिटी टू लर्न, एक्सपीरियंस, अप्लाई। जो आपने लर्न किया है उसको आप एक्सपीरियंस करें थ्रू अदर्स एंड अप्लाई करें। जो भी आपकी लर्निंग है उसको अप्लाई करें टू गेट नॉलेज फॉर बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ, ताकि आप जो है वो जो भी आपने सीखा है, अप्लाई किया है, उस नॉलेज से ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट्स हो और आपकी भी सेल्फ डेवलपमेंट हो। हम ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी ऐसी हैं ट्रेनिंग करके आ जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते, सुपरवाइजर की फीडबैक नहीं होता, जिससे दोनों को जो है नुकसान होता है, इंडिविजुअल को भी और ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि आपको एक इन्वेस्टमेंट की गई है और आपने जो है उसको पूरी तरह लेवरेज नहीं किया उस चीज से। एंड द थर्ड थिंग इज डेवलपमेंट। Development is a long-term futuristic approach focuses on employee growth, future performance, knowledge and attitude। तो डेवलपमेंट है उसका जो
जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। इट्स अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, फोकसेस ऑन एम्प्लॉय ग्रोथ। तो एम्प्लॉय है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन किस तरह ग्रो करेगा, उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए क्या हमें रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह की नॉलेज एंड एटीट्यूड्स चाहिए उसको इफेक्टिवली रोल प्ले करने के लिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अगेन एवरीथिंग इज स्टार्ट फ्रॉम द बिजनेस प्लान एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम कोई भी काम एचआर में स्टार्ट करें, we need to see what is the organization demand and requirements. एम्प्लॉय कैपेबिलिटी रिव्यू करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह का हमारी वर्कफोर्स है, फिर हम उस वर्कफोर्स की आइडेंटिफाई करते हैं नीड्स, कि किस तरह की नीड्स उनको रिक्वायर्ड हैं और उस नीड्स कैपेसिटी नीड्स किस तरह की हैं, रिक्वायर्ड हैं। फिर हमारी T&D स्ट्रेटेजी हम डेवलप करते हैं, अपनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी कि ये लोग हमने आइडेंटिफाई करते हैं क्रिटिकल्स, अब इनको किस तरह की सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, किस तरह की जो उनकी नीड्स हैं अकॉर्डिंगली हम उस स्ट्रेटेजी में डिफाइन करते हैं। फिर अपना एक पूरा ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं कि जी इस क्वार्टर में कितने ट्रेन करने हैं, नेक्स्ट क्वार्टर में कितने ट्रेन करने हैं, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, फिर उसकी ऑनगोइंग ट्रेनिंग इवैल्यूएशन होती है। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है इवैल्यूएट करती है ट्रेनिंग्स को कि जी ऑनगोइंग रिव्यू होता है कि जी जो आप ट्रेन करके ट्रेनिंग्स लेके आए हैं वो किस तरह आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं विद इन योर फंक्शन, विद इन योर डिपार्टमेंट, और किस तरह आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। दिस इज द ब्रॉड प्रोसीजर ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नाउ दिस इज द सक्सेशन प्लानिंग, अगेन वन ऑफ द कोर फैक्टर, कोर कंपोनेंट ऑफ HR। सक्सेशन प्लानिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लैक करती है। एज पर द स्टडी अभी हार्डली कोई 7 to 6% जो है सक्सेशन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन में होती है। What is succession planning? Succession planning is a process for identifying and developing internal people with potential to fill key business leadership position in the company to ensure leadership continuity। यानी कि आपकी जो leadership positions हैं उनकी continuity break ना हो। उस continuity break करने के लिए sorry for the disturbance, you know, work from home तो ये होता है Sunday। So to continue succession planning is a process है कि आप लीडरशिप पोजीशन या और जो क्रिटिकल पोजीशंस हैं उस पे आप कंटिन्यूटी रखें, तो इस प्रोसेस को सक्सेशन प्लानिंग कहते हैं। Now we'll talk about the replacement versus succession. Replacement is a reactive, यानी कि एक बंदा छोड़ के चला गया फौरन, अगर किसी ने रिजाइन दे दिया और हमारे पास उस पोजीशन को फिल करने के लिए इंटरनली कोई सक्सेसर नहीं है, तो ये हमारी रिएक्टिव अप्रोच होती है कि हम जो है फौरन एक बाहर से कोई बंदा लाते हैं और उस पोजीशन पे विदाउट नोइंग हिज स्किल्स और चीजें हम उसको बिठा देते हैं, जो कि हमारे इनिशिएटिव में हर्डल पैदा करता है। तो इसलिए सक्सेशन प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन कि आप है वो जो हम बात करें ना कंटिन्यूटी की, वो कंटिन्यूटी आपकी पोजीशन में ऑनगोइंग रहे कि आपके लोग छोड़ के जा रहे हैं तो आपका टैलेंट पूल हो इंटरनली जो आप उस गैप्स को जो है फिल कर सके। तो ये जो अप्रोच होती है ये डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच होती है कि आप अगर बाहर से बंदे ले आते हैं तो नीचे के जो लोग हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। ये जो अप्रोच होती है रिप्लेसमेंट वाली, ये बड़ी नैरो अप्रोच होती है और रिस्ट्रिक्टेड भी होती है। वेयर एज जो सक्सेशन की अप्रोच है विच इज वेरी प्रोएक्टिव, कि आप प्रोएक्टिवली सक्सेसर तैयार करते हैं इन केस कोई आपका इंडिविजुअल बीमार हो गया या उसको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो आप उसको छोड़ देते हैं। हाँ यार आप चाहें आप न्यू ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें, वी हैव अ सफिशिएंट रिसोर्सेज जो आपकी इस गैप को फिल कर सकता है। और सक्सेशन जो है इट्स अ प्लान प्रोसीजर व्हिच फोकसेस ऑन फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसीज। जो आपको फ्यूचर कॉम्पिटेंसीज, फ्यूचर रोल के लिए लोग चाहिए होते हैं, आप वो ऑनगोइंग बेसिस पे फाइंड आउट करते रहते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। It is always a organized alignment and it's a flexible, you know, it's a flexible approach कि आप जो है 2-3 tiers तक अपने पास सक्सेसर्स तैयार रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और नीड बेसिस पे जो भी गैप्स हैं उसको फिल करते हैं। जो सक्सेशन प्लानिंग के बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसके जो ओवरऑल प्रोसेस है विच इंक्लूड्स आइडेंटिफाई की पोजीशंस क्या हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मतलब अगर लेट सपोज कोई लीडरशिप पे आपको लेके जाना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, किस तरह के ट्रेनिंग कोर्सेज, कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं फ्यूचर जॉब्स की जिसमें आपने उनको ट्रेन करना है। फिर वो आप उसके थ्रू करंट कॉम्पिटेंसीज एंड फ्यूचर कॉम्पिटेंसीज उसका गैप आइडेंटिफाई करते हैं कि फ्यूचर कॉम्पिटेंसीज के लिए किस तरह का आपको इंडिविजुअल बिहेवियर चाहिए उस दैट इंडिविजुअल। देन यू डेवलप अ प्रॉपर प्लान
देन इम्प्लीमेंट सक्सेशन स्ट्रेटजीज आप इम्प्लीमेंट करते हैं कि कब किस वक्त जो है आपने किस पोजीशन पे किसके साथ जो है उस इंडिविजुअल को अलाइन करना है ताकि वो ऑनगोइंग बेसिस पे आपके इंटरनल प्रोसेसेस और जो चीज़ें हैं उनसे जो है वो अवेयर हो सके, उनसे फेमिलियर हो सके। एंड देन डेफिनेटली देयर इज अ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करती है कि यार ये सक्सेसर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह रोल प्ले कर रहा है, क्या इसको चेंज करने की ज़रूरत है, क्या मजीद इसमें कोई गैप है जिसको आइडेंटिफाई करना और फिल करना है। तो दिस इज अबाउट द सक्सेशन मैनेजमेंट प्लानिंग प्रोसेस। नाउ विल मूव टू काउंसलिंग एंड मेंटरिंग कोचिंग। मैं क्योंकि देयर इज अ 1 मिनट लेफ्ट तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ पे काउंसलिंग कोचिंग एंड मेंटरिंग। देखिए जो काउंसलिंग है इट इज यूज्ड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, जो आपके लोग ऑर्गेनाइजेशन में जिनकी करंट परफॉर्मेंस जो है वो डाउन है, उस करंट परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, उनसे बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए आप जो है वो काउंसलिंग सेशंस करते हैं 1-to-1 इंडिविजुअल। काउंसलिंग सेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई बहुत सीनियर बंदा चाहिए, तो काउंसलिंग के लिए आप पेयर टू पेयर जो आपके सीनियर टू जूनियर जो भी लोग हैं वो आप काउंसिल कर सकते हैं। कोचिंग एंड मेंटरिंग के लिए यू नीड योर 1 लेवल सीनियर बंदा जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके, कोच कर सके, आपकी मेंटरिंग कर सके।